जैसे कि फॉर्मूला अगर रॉन्ग जाते हैं या फिर लिंक रॉन्ग हो जाता है तो वो हेलो एवरीवन का पार्ट वो रेक्टिफाई हो. So Sunil, I'm into this particular like Excel is my personal favorite. Okay, and I'm into this since 10 years. Okay, the moment you go wrong, okay, the moment you go wrong, okay, मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. Okay, I'll automatically able to find out what mistake you've done. Okay. Are you hear me everyone? So you don't need to worry. It's just that कि आप Yes. छेड़खानी नहीं करोगे. Good evening. Good evening. आप खुद Hello. We Tanu. are not providing you the templates. We'll provide you the templates for your refer. तनु एक जोक था आपके लिए बताऊं? Yes, good evening Rita. Yes कविता. 110%. I know you're very good in talking. Actually तनु के ब्रदर का नेम है शब त्यागी. ओके एंड मुझे उसका नेम जो है वो लन कैसे होगा तो मुझे तनु वेड मनु जो मूवी थी वो याद आ गई. उसमें वो त्यागी जी. सो दैट्स जैसे तनु आ जाती है तो मैं थोड़ा सा एक मिनट पहले वो करती हूँ तनु एंड वेड मनु का नेम. देन आई रियलाइज हर नेम बिकॉज मुझे परेश रावल वाला हैबिट है. Forgot the name of that. Okay, so चलो अभी हम आ जाते हैं हमारे कंसंट्रेशन वर्क पे. एक्चुअली आई वुड लाइक टू से दैट कि अभी हमारा फाइनेंशियल चल रहा है. फाइनेंशियल का ये एक लेक्चर है उसके बाद एक लास्ट लेक्चर और होगा. 3 लेक्चर का ही वो बेस है. यूनिट है. नॉट अ मेजर प्रॉब्लम्स ओवर देयर. हमने इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट ऑब्वियसली किया हुआ है. सो देयर इज एन नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके सो लेट वी स्टार्ट. I am very much happy. I'm very much happy. But then it would be always a work-oriented business, not a time-oriented business. So, for example, here you are, if a person who wants to complete the work in 2 days. Just wait, complete the work in 2 days and finish it up. I don't mind. Working in 24/7, I don't mind. You want to spread it to 7 days and work it properly and don't give much pressure to your head. You work in 7 days. I don't mind. But that has to be followed. Okay. So we are not focusing on the time duration, we are focusing on the work oriented. Yes, sir. Thank you, sir. Hi, sir. Good evening. Good evening, sir. So I know this small doubt that is, sir, all the individuals will be having 4 companies, right? So the 4 companies will be from the same sector, right? हाँ क्लास ज्वाइन करना था मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है. Okay, so let me start. Are you hear me? Good evening. Good evening, Richa. Okay, so let me start. कि हम क्या कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेट इनकम अप्रोच को. सबसे पहले हमने कल कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा था. यहाँ पर हमारा बिजनेस फाइनेंस का चल रहा है. सो अब हम आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पर. अभी यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी. एक तो थियरीज पार्ट है. देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे उसके अंदर हमको जो है. मैम आवाज आ रही है. ओके वेट. वेट. अभी भी आवाज आ रहा है आप लोगों को? Are you hearing some voice? Wait. वेट. मेरे ख्याल से वो सिस्टम में बैक साइड में ओपन हो गया कुछ. वेट.
चल आ रही है मैम? अब आ रही है आप लोगों को वॉइस? पीछे एक्चुअली मेरा जूम पे एक चालू हो गया था, दैट्स वे आप लोगों को फेस हो रही थी प्रॉब्लम। अभी भी आ रही है आवाज? अभी नहीं आएगी रीटा? मेरी आवाज नहीं रीटा, मतलब बैक साउंड जो आ रहा था आपको वो व्हाट इज, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि चीजें, हाँ हाँ अब ठीक है, चलो चलो ठीक है। सो लेट वी कंटिन्यू। देखो कल हमने बिजनेस फाइनेंस से स्टार्ट किया था, पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उधारी वाला पैसा कौन सा होगा, खुद का पैसा कौन सा होगा। कल हमने सिर्फ पैसा कलेक्ट किया था। अब उसके अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग थ्योरेटिकल पार्ट है, अलग अलग रचना है। जैसे कहेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अर्शी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर हमको क्या है ये चीज को अंडरस्टूड करना है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पर, जहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पीपीटी। ओके, तो यहाँ पर है नेट इनकम अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। सब में पहला नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम क्या होती है? देखो सादा, जितने भी हम लोग टैक्स है, जितने भी इंटरेस्ट है, जितना भी डिविडेंड है, पे करने के बाद जो हमारा बच जाएगा वो हमारा नेट इनकम कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, रुको मैं पहले वही एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल गो अहेड। ऐसा मुझे आप लोग पूछते ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जो भी आपकी क्यूरीज है वो क्लियर कर दूं मैं आपको फटाफट। बिजनेस फाइनेंस, ओके इसके अंदर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए आज मेरे पास जो है आपको बताने के लिए जो है ये है मेरे पास मेरा पीडीएफ अवेलेबल है, तो मैं ओके ओके। तो देखो अफेक्टिंग क्या हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यानी हमारे पास देखो पहले तो कैश फ्लो का मतलब क्या, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कैश को लेकर हमारी पोजीशन कितनी है। जिस कंपनी के पास जितना पैसा होगा वो कंपनी टॉप पर जाएगी, जिस कंपनी के पास पैसा कम होगा उसकी कंपनी की पोजीशन पीछे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्म एबिलिटी टू पे द एक्सपेंसेस एंड लोन डिटरमाइन द डेब्ट कैपेसिटी। एक कंपनी जो अपने अंदर एक कैपेसिटी रखती हो लोन पे करने का, ओके, जितना पैसा रखती हो कि आने वाला जो लोन है वो पे कर सके। ओके, सम फर्म ऑपरेटिंग अ वॉलेंटरी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एबिलिटी टू मेन द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कुछ कंपनी जो होती है अपना पैसा जो है ना एक साइड में उठा के रख देती है कि बाबा ये चीज के लिए इतना पैसा भरना है। जैसा भी हमारे पास सैलरी आती है हम मंथली स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इतना भरना है, हाउस होल्ड वर्क के लिए इतना पैसा भरना है, ट्रैवलिंग के लिए इतना पैसा रखना है, हम उठा उठा के रख लेते हैं पैसा और बाकी का जो पैसा वो यूटिलाइज करते हैं। तो कंपनी को भी जितना जितना उसने पैसा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, तो उसको भरने के लिए वो क्या करती है, एक ऑब्लिगेशंस बना के रख देती है। देन कंपनी में राइज द फंड बाय इशूइंग अ डेब्ट ऑफ अ फ्लुएंट कैश एंड फ्लो द पोजीशन। अब मुझे मालूम है कि मेरे पास पैसा कम है तो मैं उतने शेयर्स इश्यू करूंगी, पैसा आता जाएगा। कोई भी चीज अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आओ मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दूंगी तो आप लोग मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे। अब वो पैसा मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ एंड दे आर टू बी पे बैक आफ्टर द सम टाइम। जो मुझे आपको पैसा अभी के अभी ऑन द स्पॉट नहीं देना है, कुछ समय के बाद देना है।
मस्ट कवर द फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू, जिससे मैं क्या करूंगी, जो मेरा फिक्स अमाउंट जो चला है, फिक्स जो चीजें भरनी है, अभी मंथली मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मतलब भरना है, मंथली मुझे सिलेंडर चाहिए, मतलब चाहिए, मंथली मुझे खाने पीने की चीजें चाहिए, मतलब चाहिए, मंथली मुझे ट्रैवलिंग का पैसा भरना है, मतलब भरना है। तो अगर मेरे मंथली स्ट्रक्चर में अभी समझ लो कि वेकेशन चल रहा है, मैंने वेकेशन में जाकर 20,000 रुपए एक साथ उड़ा दिए, अब मुझे और पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैंने जो उधार लिया, तो उधार लिया तो मैंने 2 महीने की 3 महीने की क्रेडिट पे लिया ना। तो वैसे कंपनी क्या करती है, जो करंट नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, यानी अपने जो करंट कर्जे है उनको भरने के लिए लोन उठाती है, और उस लोन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करती है, लोन लेती है, वो कुछ समय के बाद जो उसको पे करना है। तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग होता है इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट, या तो वो क्या कर देगी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देगी फिक्स असेट में जिसके ऊपर कैसा रहेगा, पैसा आता जाएगा, मीटिंग डेप्थ सर्विसेज कमिटमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम लोग जो है एक स्पेसिफिक सफिशिएंट टाइम पे क्या लेंगे, उधार ले लेंगे, और उनको क्या बोलेंगे कि बाबा हम आपको 2 महीने के बाद पैसा देते, 3 महीने के बाद पैसा देते। इज दिस क्लियर? ये डाउट था आपको? Everyone, where are you? Is this clear, everyone? Okay. नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट कैन हैव अ मोर बर्डन। अभी समझ लो कि मैंने आप सब लोगों से पैसा उधार लिया है, तो आप लोगों ने मतलब कविता ने बोला मैडम मैं 10% पे दूंगी, और रिचा ने बोला मैं 20% पे दूंगी, मैं 30% पे दूंगी, ऐसा मिलाकर मुझे इंटरेस्ट कितना भरना पड़ा है, 80% इंटरेस्ट भरना पड़ा है। अगर मैं 80% इंटरेस्ट दे रही हूँ तो इससे पता चल रहा है कि मैंने कर्जा ज्यादा लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी कर्जे में ज्यादा है या कंपनी का स्मूथ बिजनेस चल रहा है। इज दिस क्लियर? फिर आ जाता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल करना, तो पब्लिक इशू द डैमेजेस द रिपीटेड। कल की जो अपनी पीडीएफ थी वो डाउनलोड में मुझे अभी ऐसे कुछ अलग नजर आ रही है, सो मैं इसको जो है क्रॉस करके आपको प्रॉपरली करके दे देती हूँ। ठीक है, नाउ पब्लिक इशू डैमेजेस द रेपुटेशन, कंट्रोल करना, यानी क्या करेगा, देखो पब्लिक का इशू अगर समझ में तुम लोगों को पता चल गया कि मेरी पोजीशन क्या है, तो तुम लोग क्या करोगे, अपने आप में मतलब गॉसिपिंग शुरू हो जाएगा, अरे नहीं नहीं ये कंपनी में मत लगाओ, ये कंपनी तो वैसे ही ऑलरेडी लॉस में चली है, इसने बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका है। अभी समझ लो मैंने कविता को मस्का लगा दिया, कविता प्लीज मुझे क्लास स्टार्ट करना है, मुझे पैसे दे दो। कविता ने बोला चलो ठीक है, फिर कविता का मैं फोन ही नहीं उठा रही हूँ, उसको पैसे ही नहीं दे रही हूँ, कल ले लेना, परसों ले लेना, कल ले लेना, परसों ले लेना। फिर रीटा से उधार ले लिया, रीटा को बोला कल ले लेना, परसों ले लेना। बाद में फिर मैंने रीचा को पूछा, तो रीचा कविता और रीटा दोनों की फ्रेंड थी, उसने बोला अरे मैं मैडम की हेल्प करने जा रही हूँ। तो तुम लोग कविता और रीटा सच्ची बोलो, तुम लोग उसको पैसा देने दोगे, मुझे नहीं दोगे? बोले कि नहीं मैडम ने हमारा पैसा अभी तक वापस नहीं किया, तुम कहाँ देने जा रही हो उनको? तो ये क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहते हैं, रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं ना हमारी। तो ये चीज होती है। Debt generally does not cause a dilutions control. To have a control, the firm must issue the debts. So there is a constant struggle over the whether to give up the control or pay a more for a capital। या तो हम लोग आपको कैपिटल, अगर आप लोग मुझे पैसा प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छा रिटर्न्स के साथ दूं, टाइम पर दे दूं, ताकि आप मेरे लिए गुडविल गुड अच्छी बातें करो। रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोगों ने आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट का मतलब कुछ तो भी पैसा अच्छा देना चाहिए ना। अगर मैं आप लोगों को पैसा सही नहीं दूंगी तो वो कुछ वैल्यूएबल होगा, तुम लोग पैसा लगाओगे मेरी कंपनी में? नहीं। फ्लोटिंग कॉस्ट understood while selecting a sources of finance, cost of a public issue more than the floating cost or taking a loan, the cost of issuing sorry scrutiny broker commission, अंडर राइटिंग फीस। देखो अभी क्या हो जाता है, फ्लोटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर मैंने आप लोगों से उधार लिया, ठीक है ना, तो आप लोग अभी जैसे गवर्नमेंट ने जीपे पे कर दिया ना, कि शुरू करने वाला था, आई डोंट नो श्योर अबाउट दैट। जैसा कि जीपे पे 2,000 रुपए के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे पेटीएम से या कोई भी ऑनलाइन से पेमेंट करोगे तो आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऊपर का पैसा मुझे भरना पड़ रहा है वो क्या हो रहा है मेरे लिए, फ्लोटिंग चार्जेस। यानी मैं लोन तो ले रही हूँ, साथ में ऊपर से वो एक्स्ट्रा पैसा बैंकिंग को भी भर रही हूँ, ऊपर से मेरे को इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा रिटर्न देना है। समझ लो मैंने अगर 10,000 रुपए कविता से उधार ली है,
कविता ने बोला 10,000 पे 2,000 रुपये मुझे ऊपर देना, और कविता ने मुझे ट्रांसफर किया, तो बैंक ट्रांसफर में कविता को लगे 500 रुपए का खर्चा, वो 500 रुपया भी कविता ने बोला कि वो आप ही पे करोगे, मैं नहीं पे करने वाली हूँ। तो मुझे 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500, तो जो 2,000 रुपये और 500 रुपये जो ऊपर भरना पड़ा, वो मेरे लिए क्या हो गया, फ्लोटिंग कॉस्ट। इज दिस क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो रहा है, इशूइंग का, या तो आप डिवेंचर इशू कर लो या तो आप प्रेफरेंस इशू कर लो। तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रेफरेंस इशू करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल डिवेंचर इशू कर लो, यानी कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे आगे बढ़ जाओ और थोड़ा सा प्रेफरेंशियल यानी लोगों से पैसा थोड़ा थोड़ा ले लो। तो इन दोनों चीजों में क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ना आपका कर्जा ज्यादा होगा और ना फिर आपका मतलब जैसा शो ऑफ ज्यादा भी नहीं करेगा। अभी समझ लो कविता है, रीचा है, अरे पहली क्लास से मैं बोल रही हूँ मुझे पैसे दो, क्लास ओपन करना है, पहली क्लास से बोल रही पैसे दो पैसे दो, तो क्या होगी, इमेज खराब होगी ना। तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं पूरा पैसा सिर्फ तुम्हारे पास से कलेक्ट करूंगी, मुझे थोड़ा पैसा खुद का भी फाइनेंस करना पड़ेगा, थोड़ा बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तब मैं स्मूथ रन बिजनेस कर सकती हूँ। अगर मैं पूरा के पूरा पैसा आप लोगों से मांगूंगी तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट की कंडीशन देखना है हमको। स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस डिटरमाइन ऑफ द स्क्रूटिनी ड्यूरिंग द डिप्रेशन, पीपल डू नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क, डू नॉट टेक अ इंटरेस्ट इन द इक्विटी शेयर। ड्यूरिंग द बूम इन्वेस्टर आर रेडी टू रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर। देखो जब है ना मंदी का सीजन होता है, जहां भी जब जो ये 2 महीना जो है सब जॉबलेस होते हैं, क्योंकि सबका प्राइवेट कंपनी में जॉब होता है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो ठीक है। अभी जैसा हम लोग जो है स्कूल लाइन में है, ठीक है ना, स्कूलिंग वगैरह में क्या होता है, मई का महीना फुल हॉलीडे होता है, तो मई का मंथ का सैलरी हमको मिलेगा क्या, नहीं। जून का महीना हम पूरा काम करेंगे, उसके बाद 15 दिन का सैलरी हाथ में आएगा जुलाई के मंथ में। तो 2 महीने हम लोग को रेसेशन जा रहा है, ठीक है। तो 2 महीने में अगर आप बोलोगे कि चलो घूमने चलो, यहाँ चलो वहां चलो, कॉर्पोरेट वाले झूमते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को बोनस मिलता है, सैलरी का इंक्रीमेंट मिलता है, और साल के आखिर में 10 दिन 12 दिन की छुट्टी मिलती है। वी विल वेट 2 minutes फॉर अजान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बच्चा कॉर्पोरेट मतलब होता है आपके लिए किसी कंपनी में काम करना। किसी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग फील्ड में होते हैं या सेल्स में होते हैं या मार्केटिंग में होते हैं या फाइनेंस में होते हैं, तो वहां पर हमको बैलेंस शीट एनालिसिस करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट मेकिंग करने पड़ते हैं, कितना सेल्स का रिकॉर्ड हुआ, मार्केटिंग का रिकॉर्ड हुआ, इन सब चीज का डेटा लिखना रहता है। तो जब हम ऑफिशियली काम करते हैं तो ऑफिस में तो छुट्टी नहीं मिलती, संडे के मैनेजर काम करने के लिए बुला लेता है। और फिर अप्रैल और मार्च और अप्रैल का मंथ तो पूरा प्रेशराइज होता है क्योंकि ऑडिट का टाइम होता है। तो ऐसे टाइम के बाद जब मई का मंथ आता है, मई और जून, मई का मंथ, तो मई के मंथ में हर एक को हॉलीडे नहीं मिलते, 10 डेज 15 डेज का एक टारगेट मिलता है कि ये वाला स्टाफ जो है, ये वाला बंडल ऑफ, यानी पहले हम लोग अप्रैल के महीने से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि वो बाहर, उनको बाहर जाना है, फिर उनको हॉलीडे। तो दैट काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट फील्ड जो ऑफिशियली काम करते होंगे, तो दे शुड नो राइट कि हाँ मैं क्या फैक्चुअल बात कर रही हूँ। स्टॉक मार्केट कंडीशन, वो देखो अभी जैसे मैंने बताया कि आप लोगों से अगर मैंने पैसा मांगा मांगा मांगा, तो आप लोगों को मेरी वैल्यू मालूम पड़ गई, मेरी इमेज मालूम पड़ गई कि बाबा मैं के
के पास सब कुछ है लेकिन मैडम के पास फाइनेंस नहीं है, तो मैडम के पास फाइनेंस नहीं होगा तो अगर यानी मेरा क्या हो जाएगा, बूम टाइम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी समझ लो मैं लेक्चर ले रही हूँ, वहां पे शो ऑफ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये क्या मेरा बूम टाइम है। बूम टाइम है मतलब जैसे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरी वैल्यूज है मार्केट में बहुत ज्यादा बन गई है, तो मार्केट में अपनी वैल्यूज स्टेबल करना, पैसा अच्छा रन करना, पैसा अच्छा रन करोगे तो मार्केट में अच्छा आपका नाम रन होगा कि ये वाले मैडम का क्लास जो है अभी टॉप पे चलने लग गया है, ये आगे बढ़ गए हैं एंड ऑल दिस थिंग, दैट काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन यानी मार्केट से हमको पता चलेगा कि ये कंपनी ज्यादा पैसा अर्न कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इट इज कॉल्ड अ स्टॉक मार्केट कंडीशन। इज इट क्लियर? टैक्स रेट, टैक्स रेट में हमको बेनिफिट मिलेगा कि हम देखेंगे कि जितना हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा दिया कि नहीं, इक्विटी को पैसा दिया कि नहीं, डिविडेंड रिटर्न दिया कि नहीं, डिविडेंड और इंटरेस्ट का टैक्स में बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं, तो उन सब चीजों का बेनिफिट हमको मिलता है, तो इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग। नाउ इट इज क्लियर? अभी समझ में आया आपके? यस। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। थोड़ा फास्ट जाना रहेगा, एक दो स्लाइड्स के जो है हिंदी नोट्स को मुझे कन्वर्ट करना बाकी है, सो जब मैं आज अपलोड करूंगी देन आई विल श्योरली प्रोवाइड इट टू यू। ओके, सो चलो आ जाते हैं नेट इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने ये एक शीट पे लिया है ताकि मैं उसको आपको एक अच्छे से कंसिडरेशन कराऊं और उसके बाद उसको क्या करूं, आगे बढ़ूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, ओके, तो एक मिनट रुक जाओ। इट इज क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों के? वेट, ओनली 1 मिनट वेट, फिर हम एक अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको परफेक्टली अंडरस्टूड हो और एक अच्छे से वे मिल जाए आपको, नॉट एन इशू। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। नोट्स देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक तो। कौन सा वाला बेटा? वो कल का हमने अभी तक कराया था संजना, कल वो जो हो चुका है उसको एक बार रिपीट किया था, अभी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नोट्स अभी आपको इजीली अंडरस्टूड होगा। व्हेन यू रीड इट, व्हेन यू अंडरस्टूड इट, यू कैन नो डेट व्हाट इज द रिटर्न ऑफ द नोट्स। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के जो थे उसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी थे। नेट इनकम अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि पैसा कहाँ कहाँ से, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। तो पैसा कलेक्ट करने का सोर्सेस होता है हमारा ओन पैसा या हमने किसी से लिया हुआ पैसा। दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हमारा पैसा मतलब हम पैसा हमारा कैसा होगा, जब हम इक्विटी इशू करेंगे या प्रेफरेंस इशू करेंगे। जब हमने लोन लिया है, एडवांसेस लिया है, बैंक लोन लिया है या किसी से डिवेंचर करके इशू करवाया है, तो इट इज कॉल्ड अ लोन। नाउ चलो अब आ जाते हैं नेट इनकम अप्रोच। तो हमारे लिए इनकम का कैसे बनते जाएगा? डेविड डिवरेन द फर्स्ट सजेस्टेड दिस अप्रोच इन 1952 एंड ही वॉज प्रोपेंट ऑफ अ फाइनेंशियल लेवरेज। उन्होंने फाइनेंशियल के अप एंड डाउन के बारे में बताया था। लेवरेज का मतलब बताया था कल मैंने। ही postulated that a change in the financial leverage result in the change in the capital cost। देखो जैसे जैसे फाइनेंस में चेंजेस आते जाएंगे, पैसे की वैल्यूज कम ज्यादा होती जाएगी, तो कैपिटल कॉस्ट की वैल्यू भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड, इफ द कंपनी टेक ऑन अ मोर डेप्ट और द लेवरेज इन्वेस्टमेंट, it is a capital structure increase in the size and the weight average cost capital decrease which result in the high firm value। कैसा होते जाएगा? अगर कंपनी ने मोर डेप्ट्स या ज्यादा कर्जा लिया है, लेवरेज इन द इन्वेस्टमेंट, पैसा जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है, यानी खुद का पैसा जो पैसा रनिंग करना है, तो मैंने पैसा या तो प्रॉपर्टी में लगा के छोड़ दिया है और मैं कर्जे पे कर्जा लेते जा रहा हूँ,
तो इससे क्या हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज इन द साइज। कैपिटल स्ट्रक्चर हमको बड़ा दिखेगा कि बाबा ये कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, लेकिन द वेट एवरेज कॉस्ट वो क्या बताएगा, डिक्रीज, यानी मेरे पास हाथ में पैसा रन करने के लिए क्या बता रहा है, कम है, विच इज रिजल्ट इन द हाई फर्म वैल्यू। समझ में आ रही बात, ये हायर फर्म वैल्यूज कहलाएगा। लाइक फॉर्म में पैसा तो है, इन्वेस्टमेंट है। देखो अभी जैसा मेरे पास, मैं बोलूंगी कि आज मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास घर में क्या क्या है, एंड्रॉइड टीवी है, आईफोन है, एसी है, सब कुछ है। इज दिस क्लियर। लेकिन हाथ में रन करने के लिए पैसा नहीं, तो हाथ में रन करने के लिए पैसा लेने के लिए मैंने कविता से उधार ले लिया, संजना से उधार ले लिया। तो जो आप लोगों से उधार ले लिया, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर तो बढ़ा है, यानी मेरे पास पैसा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो वेटेड एवरेज से, यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। इज दिस क्लियर। इट इज अ postulated that a market analysis a whole firm, एक तो मार्केट में पूरा फर्म चलता है, and any discount has no relation to the debt equity ratio। जब हमारा डेप्थ और इक्विटी, हमारा कर्जा और हमारा खुद का पैसा जब भी बढ़ जाए तो हम कोई रिलेशन नहीं देखते। इफ टैक्स इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज स्टेट दैट WACC वेटेड एवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर डिक्रीज होगा, विथ इज इंक्रीज इन द डेप्थ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। हमारी देखो डेप्थ फाइनेंशियल इंक्रीज इन द डेप्थ, कर्जा बढ़ता जाएगा और उससे हमको क्या लगेगा कि बाबा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। In this approach to the capital structure theory, the cost of capital is a function of a capital structure. It is important to remember that, however, this approach assumes an optimal capital structure, imply that a certain ratio of a debt equity ratio and the cost capital is a minimum and the value of the firm is a maximum। देखो इतनी सब बातें करने से बेहतर है, इतना सब पढ़ने से बेहतर है, सिर्फ इतना याद रखो, संजना से पैसा लिया, कविता से पैसा लिया, रीटा से पैसा लिया, रुचा से पैसा लिया, मेरा अपना पैसा लगाया, तो मेरा बिजनेस अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जब पैसा मेरे पास आ गया, जहां मेरे पास वेटेड एवरेज किया ना हमने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, वेटेड एवरेज, हमारे पास हाथ में पैसा रहने वाला, हाथ में रहने वाला पैसा क्या हो गया, कम हो गया। इज दिस क्लियर। तो जब मैंने आप लोगों से सबसे पैसा लिया तो आपको क्या लग रहा है, अभी मैंने 10 लाख 20 लाख रुपए जमा कर लिए, ओके, मेरे पास इनकम शो कर दिया कि 10 लाख रुपए की इनकम आ गई, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैम तो बहुत अमीर है, मैम तो बहुत अमीर है। लेकिन वो 10 लाख रुपए मैंने एसी में लगा दिया, कंप्यूटर में लगा दिया, सब स्टैब्लिश करने में लगा दिया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रखा बिजनेस रन करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हाथ में रहने वाला पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी दो और है, मॉडिग्लियानी एंड मिलर्स अप्रोच। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा, MNM, ओके, MNM करके बोलते हैं हम। थियरम इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच नेम आफ्टर द फ्रैंको मॉडिग्लियन एंड द मैट्रॉन मिलर in the 1950। इन लोगों ने क्या किया, वे टू प्रोफेसर who studied a capital structure theory and collaborate to develop the capital structure irrelevant propositions। अभी देख लो, अभी हम जैसा पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं ना यार ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे कुछ तो भी सोल्यूशन निकलना चाहिए, कोई राइट पाथ नहीं है। तो ये दोनों प्रोफेसर थे, इन दोनों ने अपना दिमाग लगाया, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया और डेवलप किया कि कुछ तो भी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। दिस proposition state that in the perfect market, the capital structure a company use does not matter because the market value of a firm determined by the earning power and the risk is underlying the assets। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि बाबा कंपनी अंदर से क्या चल रही है उसको छोड़ दो, बाहर दिख क्या रही है कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, तो हमको क्या लग रहा है, कंपनी अमीर है, सिंपल है। अभी जैसे कि मैंने न्यू गुच्ची का बैग ले लिया, ड्रेसिंग मार लिया, और भाड़े की कार में से जैसा मैंने उतर कर जो है ट्रैवल कर रही हूँ, ओके, रेंट पे अगर कार हायर किया और मैं आराम से घूम रही हूँ, आपको लगेगा वाईफाई ये तो एकदम अमीर है। इज दिस क्लियर। जैसा गजनी मूवी में आमिर खान जो है, लाइक वो गजनी में आमिर खान जो रहता है एकदम अमीर रहता है। इज दिस क्लियर। लेकिन वो मतलब उसको गरीब दिखाना रहता है अपने आप को, तो वो क्या कहते हैं, कपड़े एकदम लाइट पहन लेता है, ट्रैवलिंग बस में करता है, ऐसा करता है। बट हमको यहाँ पर दिखावा है, दिखावे पे जाओ, तो वो बताता है दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। लेकिन यहाँ पे बोलता है दिखावा, जो दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। दैट इज अ थॉट, ओके। तो ये सारी चीजें याद रखो। तो ये बताना चाहते हैं दोनों कि बाबा तुम जो दिखा रहे हो
उससे कंपनी का रिस्क कम हो जाता है, कंपनी लोगों को क्या लगता है, भरम हो जाता है कि बाबा ये कंपनी 50 लाख रुपया रन करने वाली है, इसके पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा, लेकिन कंपनी चलाने वाले को ये नहीं मालूम है, सामने वाले को, कि वो कंपनी को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। सिर्फ हम देखते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस कर लेते हैं, अरे ये ज्यादा पैसे का तो अच्छा चलेगा, लेकिन वही चीज रिजनेबल रेट में भी मिलती है। ओके, according to the Morgellon and the Millers, value is independent of a method of a finance use and the company investment. Okay, made a two proposition, उन लोगों ने दो तरीके के थॉट बनाए। First proposition, this proposition say that the capital structure is irrelevant to the value of a firm. कैपिटल स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता फर्म के लिए। द वैल्यू ऑफ अ टू आइडेंटिकल फर्म विल रिमेन द सेम एंड द वैल्यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ फाइनेंस अडेप्टेड टू द फाइनेंस। एज आई सेड, द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग। इट इज द व्हेन देयर आर द नो टैक्स। देखो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, पहला प्रपोजिशन कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ कि जो कंपनी जो है, हर एक कंपनी जो है, कोई 10 लाख कर रही है तो कोई 12 लाख कर रही है, कोई 15 लाख रन कर रही है। यानी अगर वो मार्केट में खड़ा है तो उसके मार्केट में उसके स्टैंड होने के साथ साथ और भी दूसरी कंपनीज मार्केट में स्टैंड है जो उतना ही कैपिटल लेकर खड़ी है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि वो कंपनी कितना रन कर रही है, वो कितना टैक्स पे कर रही है, कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, इज द लाइबल और नॉट। तो हमको सिर्फ उसके पास पैसा है देखकर आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा प्रिपोजिशन बोलता है से दैट अ फाइनेंशियल लेवरेज बूस्ट द वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड रिड्यूस द वर्किंग एवरेज capital cost of capital. It is when the tax information is available. यहाँ से हमको कंपनी की पोजीशन पता चल जाएगी कि कंपनी कितना ऊपर जा रही है, कंपनी कितना नीचे आ रही है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, और व्हेन द टैक्स इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। और हमको टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती है कि बाबा ये कंपनी इतना इतना टैक्स पे कर रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कंपनी जो है अच्छी रन कर रही है या नहीं रन कर रही है। देखो टैक्स कौन पे कर पाएगा ईमानदारी से, जो पैसा अर्न करेगा। जो पैसा ईमानदारी से अर्न नहीं कर पा रहा है या उस लेवल तक नहीं लेके जा रहा है, वो अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स बचाने की बहुत कोशिश करेगा। इज दिस क्लियर? या तो भरेगा ही नहीं या लॉस में हो बताएगा कंपलसरी। तो टैक्स वैल्यूएशन से भी हम निकाल सकते हैं कि बाबा ये कंपनी जो है स्मूथ जा रही है क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। इज दिस क्लियर? पैकिंग ऑर्डर नहीं, पिकिंग नॉट पैकिंग, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी फोकस ऑन asymmetric information cost. This approach assumes that the company prioritize their financial strategy based on the path of the least resistance. Internal financing is the first preference method, followed by the debt and external equity financing as a last resort. कुछ भी नहीं समझा, बाउंसर गया। तो देखो क्या बता रहा है, ये बताना चाहता है कि एक एस्टिमेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कॉस्ट, अगर हम लोग एक कॉस्ट की डिटेल निकालेंगे, दिस अज्यूम द कंपनी प्रायोरिटाइज द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। यानी अगर आज हम 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, जैसे कि अभी पेप्सी है मार्केट में बिक रही है ना, तो आप सोचोगे ना कि यार 10 रुपए में जो चीज दे रहा है, आज ये मार्केट में 10 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसकी पैकेजिंग के अंदर जो मटेरियल जो कंटेंट वो यूज हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी यानी हम लोग इंटरनल डीपली इंटरनल थ्योरेटिकल चीजें सोचेंगे, माइंड में लाएंगे। ठीक है, अजम्पशन है, उसने क्या बोला, अजम्पशन। अभी जैसा मैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते ना यार आज की मैच फिक्स थी, वो जीतने वाली थी, आज का मैच फिक्स था, उसने खेला थोड़ी ना है, उसने पैसा खाया होगा, वो देखो उसने वो बॉल पे मारा नहीं, जानबूझ के नहीं मारा होगा। हमारा जजमेंट लेना अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में ओपन होकर खेलना या उस चीज को बेट करना अलग बात है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आर assuming over here. Is this clear? देखो समराइज करना, फाइनेंशियल प्रोफेशनल टू नो अबाउट अ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन हेल्प अ कंपनी बाय ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हेंस इंप्रूविंग अ प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, और इससे हमारे को स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो हम लोग उससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इज दिस क्लियर?
चलो अभी हम व्हाट इज अ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है? देखो ऑप्टिमल मतलब एस्टिमेटेड पूंजी, ठीक है। एस्टिमेटेड मतलब कैसा कि हमारे पास हमारा खुद का पैसा और हमारे पास यानी इक्विटी, हमारा खुद का पैसा, डेप्थ मतलब उधार लिया हुआ, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग दैट मिक्स मैक्सिमाइज द कैपिटल, कंपनी की वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज करता है। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, theory of the debt financial offer the lower cost of a capital due to the deductibility, however too much debt increase, बहुत ज्यादा पैसा इंक्रीज होगा, द फाइनेंशियल लिस्ट आर शेयर होल्डर एंड द रिटर्न ऑन द इक्विटी दे आर रिक्वायर्ड, ये चीज होती है। हाँ मेरे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इश्यूज था स्टार्टिंग में, बट स्टिल देखते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना डियर, बिकॉज लेक्चर स्किप नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ इतना है लिटिल बिट की थोड़ा कम करा दूंगी, जो चीज होगा थोड़ा स्मूथ चाहती हूँ। तो आप देखो जितना आप पॉसिबल हो अंडरस्टूड कर सको, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग सेशन देखो। रिकॉर्डिंग सेशन के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझता है, ड्रॉप मी द मैसेज ऑन द चैट बॉक्स कि मैडम ये वाले टॉपिक का ये वाला कंसेप्ट नहीं समझा, देन वी विल डू इट अगेन। ओके नाउ इसके बाद आ जाते हैं, देखो ऑप्टिमम यानी वही की वही बात रिपीट है, जितना आपके पास स्मूथ होगा, एक फ्लेक्सिबल चीजें होगी, कर्जा बराबर होगा, खुद का पैसा बराबर होगा, तो आपका बिजनेस क्या होगा? स्मूथ चलेगा। Key takeaway: an optimal capital structure is the best mix of a debt and equity financing that maximize of the company market value and minimize the cost of capital। यानी अगर हम लोगों को कैपिटल, जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों से सबसे पैसा लिया, तो आप लोगों से पैसा लेने के लिए मुझे ज्यादा पैसा पे करना नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मुझे आप लोगों को से पैसा लेकर आप लोगों को वापस से रिटर्न देने के लिए भी अगर मुझे कुछ प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ रही है या कुछ इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा भरना पड़ रहा है, तो ये बिजनेस के लिए रिस्क हो सकता है। तो बिजनेस अच्छा कब चलेगा? जब मेरा पैसा जो है आप लोगों से अगर मैंने लिया है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऊपर के जो खर्चे है वो कम होंगे, तो मेरा बिजनेस अच्छा रन कर सकता है। फिर मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट, हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट को भी कम करना है। अकॉर्डिंग टू द सम इकोनॉमिक्स, इन द एब्सेंस ऑफ अ टैक्स, bank corrupted cost, agency cost, estimating information, efficient market, the value of a firm is unaffected by the capital structure। तो ये क्या करेगी? कैपिटल स्ट्रक्चर को अनफेक्ट करेगी, यानी हमारी चीजों के ऊपर कोई भी चीज कुछ भी आने दो, अगर हमारा बिजनेस अच्छा सा रन कर रहा है तो टैक्स अगर हम पे करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमको क्या होगा? टैक्स भरने का भी टेंशन नहीं रहेगा, हम प्रॉपरली गवर्नमेंट को टैक्स भर पाएंगे, बैंक करप्शन से बच जाएंगे। दिस इज क्लियर? वही के वही रिपीट हो गया। हाँ अभी देख लेते हैं व्हाट इज द irrelevance proposition theorem। The irrelevant proposition theorem is a theory of a corporate capital structure that poses the financial leverage does not affect the value of a company of the income tax and distress the costs are not present in the business environment। The irrelevant position theorem was developed by the Macmillan and the Francisco Modligan and was premises to their Nobel Prize winning work, The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment। First, it is not uncommon to see the expression adapted to the capital structure relevant principle or the capital structure relevant theory। देखो ये दो चीजें उन्होंने बताई है। पहले तो क्या बता रहे हैं? व्हाट इज द इररिलेवेंट प्रोपोजिशन थ्योरम, यानी इररिलेवेंट प्रोपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है और फाइनेंशियल लिवरेज हमारा अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, उस सब चीजों के ऊपर से जितना अफेक्ट नहीं करता। हमारी पोजीशन, हमारे पास पैसा कितना है या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो रही ज्यादा हो रही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती है जितना कि इंपॉर्टेंट करता है इनकम टैक्स और डिस्ट्रेस्ड कॉस्ट,
यानी जो भी कॉस्ट ऊपर के खर्चे जो हो रहे हैं वो अगर कम होते जाएंगे, टैक्स प्रॉपर्ली कम होगा, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस हमारा स्मूथ और अच्छा रन करेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वो दोनों क्या बता रहे हैं, बता रहे डेवलपिंग द थ्योरी मिलर एंड द मॉडलिन फर्स्ट assumed that a firm have a two primary way to obtain the funding। देखो मैंने स्टार्टिंग से बताया कंपनी के पास पैसा जमा करने का दो तरीका, या तो खुद का पैसा या तो कर्जा लेना, तो वो इक्विटी लेगा या तो डेप्थ लेगा। while each type of a funding has its own benefit and drawback। जो भी हम लोग पैसा उठाएंगे तो उससे हम क्या लेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ड्रॉबैक करेंगे, और या तो बेनिफिट बहुत ज्यादा लेंगे। The ultimate outcome it is a firm dividing up in the cash flow of the investors। ये अपकमिंग चेंजेस, यानी बहुत ज्यादा उसके बाद पैसा ले लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसे को रन कर लिया, तो उससे हमारी पोजीशन क्या होगी, मार्केट में मालिक पड़ेगी। रिगार्डलेस of the funding sources, if all the investor have access to the same finance market, then the investor can buy into or sell out of the firm cash flow at any point। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर कैन बाय इनटू और सेल आउट द फर्म कैश फ्लो एट एनी पॉइंट, जिससे हम पैसा बहुत जल्दी से अच्छा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, टैक्स से बचाएंगे। जब हम प्रॉपरली पैसा रन करेंगे, प्रॉपरली तुमको पैसा देंगे, यानी जैसा मैंने आप लोगों से उधार लिया है, मैंने आपको टाइम पे रिटर्न दे दिया, आपको टाइम पे प्रॉफिट दे दिया, तो मेरी क्या हो जाएगी, टैक्स बेनिफिट्स आते जाएंगे। टैक्स बेनिफिट को क्या करना है हम लोग को, अजम्पशन के बेस पे करना है कि जितनी भी चीजें बैंक कॉस्ट, बैंक करप्टेड कॉस्ट होगा, एजेंसी कॉस्ट है, उन सबको देखना है कि वो कम होते जाए। क्विक एग्जांपल लिया मैंने, सपोज कंपनी एबीसी इज वैल्यूड द $2 lakh। ऑल ऑफ दिस वैल्यूएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द असेट्स ऑफ अ इक्विवेलेंट अमाउंट दैट इज होल्ड। According to the irrelevant proposition theorem, the valuation of the company will remain the same regardless of its capital structure। देखो अगर मैंने $2 लाख का पैसा जो है अर्न किया, ठीक है, डॉलर को छोड़ दो, 2 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब 2 लाख रुपए अगर मैं मेरी पोजीशन बता रही हूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, अब वो 2 लाख रुपए मैं हाथ में रखूं या 2 लाख रुपए का मैं पूरा के पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दूं, ओके, ये मेरे ऊपर है। द नेट अमाउंट ऑफ अ कैश और द डेप्ट ऑफ इक्विटी दैट इज होल्ड इन द अकाउंट्स बुक। जो भी पैसा वो कर रहा है, जितना भी कैश वो रख रहा है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए। द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स एक्सटर्नल फैक्टर that could signify the affecting of a propositional express evaluation in it is account book data completely eliminated, जो कि उसके अंदर पूरा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा। सो इट इज कॉल्ड द irrelevant propositions of a theorem। is this clear everyone? an example, देखो एक और एक एग्जाम्पल है, द कंपनी होल्ड $1 लाख इन द डेप्ट। या तो 1 लाख रुपए उसने कर्जा लिया है और 1 लाख रुपए उसके पास कैश है। द इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड विद द डेप्ट सर्विस और द कैश होल्डिंग आर कंसिडर्ड टू बी अ जीरो। इंटरेस्ट रेट कोई कुछ नहीं ले रहा है। कौन है यहाँ पर, जिसने पहले, रीचा ने बोला था हाय, रीचा ने मुझे 1 लाख रुपए दिया और रीचा को मैंने बोला कुछ ऊपर इंटरेस्ट, नहीं मैडम आप इंटरेस्ट की बेफिक्र हो, आप मेरे को इंटरेस्ट मत देना, ठीक है, मेरे को तो बेनिफिट हो गया, रीचा ने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया। तो अब क्या बता रहे, अकॉर्डिंग टू द इररिलेवेंस प्रोपोजिशन थ्योरम, नाउ सपोज दैट द कंपनी मेक अ इक्विटी ऑफरिंग ऑफ 1,20,000 इन द शेयर्स एंड इट रिमेन द असेट्स वर्थ ₹80,000। कंपनी जो है पैसा जो है खुद का 1,20,000 शेयर के थ्रू से भी ले सकती है, 80,000 रुपए वो क्या कर सकती है, फर्नीचर वगैरह के लिए, फिक्स असेट्स के लिए इन्वेस्ट कर सकती है। After some time, ABC decided to offer a more shares worth ₹30 in equity and reduce the debt holding a
$50। अगर कंपनी ने क्या कर दिया, एबीसी कंपनी ने $30,000 का और जो है पैसा उठा लिया मार्केट में इक्विटी से, ओके, और जो कर्जा था वो 50,000 का उसमें से कर्जा भर दिया। कर्जा कितना लिया था मैंने, 1 लाख कर्जा लिया था, रीचा को 50,000 भर दिया, तो मेरा बिजनेस तो वैसे भी रन कर रहा है ना, यानी मैं लॉस में तो नहीं जा रही, मेरे पास इक्विटी से पैसा आया, यानी मेरा अपना पैसा आया। इक्विटी शेयर होल्डर को मुझे कैपिटल तो रिटर्न नहीं देना, प्रॉफिट देना है, वो भी साल के एंडिंग में देना, थोड़े थोड़े समय के बाद देना है, 6 महीने से देना है, साल भर से देना है, वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन कल तक मेरा कर्जा कितना था, 1 लाख रुपए था। इक्विटी से मेरा कर्जा नहीं बना, इक्विटी से मेरी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, मुझे पैसा खुद कंपनी लोग लाकर दे रहे कि लो इन्वेस्ट करो, हमको प्रॉफिट दो। यहाँ पर हमने उधार लेके रखा था, हमको उधार देना है, डेप्ट मतलब उधार, तो जो उधार देना है, कर्जा हटाना है, तो अगर हमारा कर्जा 1 लाख रुपए से 50,000 कम हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। इज दिस क्लियर? तो आज के लिए मुझे थियोरेटिकल पार्ट में मेरे को आपको बस इतना ही बताना था, इसके अंदर कुछ और नहीं है, बस छोटे मोटे जो फाइनेंशियल को लेकर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस वो 2-3 स्ट्रक्चर थे, ओनली लिटिल बिट दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव टू बी, आई हैव टू बी एक्सप्लेन यू, बस और कुछ नहीं था, बस वही के वही रिपीट है, नथिंग अ मेजर। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनीवन हैव अ डाउट, क्यूरीज किसी को कुछ है बता दो, है पूछ लो, मेरा बच्चा राबिया भी नहीं आया आज तो, और कौन नहीं है। नदीम जी आपको समझ में आया बेटा, कविता आपको समझ में आया? इसका हिंदी वगैरह के साथ नोट में आज नहीं, कल अपलोड करूंगी। अभी समझ में आ रहा है संजना नोट देखकर आपको? पिकिंग ऑर्डर थ्योरी मैम रिपीट कर दो। क्यों मैम? आनंद कुमार समझ में आया। नहीं एक्चुअली इसलिए पूछा कि आप लोग हिंदी के स्टूडेंट्स भी हो मेरे साथ, तो इसीलिए मुझे आप लोगों को एक चीजें क्लियर करवाना था, तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, देखो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी में क्या बता रहा है वो, ये बता रहा है फोकस ऑन द एस्टिमेटिक इंफॉर्मेशन कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जितना भी हम लोग को टैक्स भरना रहता है ना, लागतों मतलब टैक्स वगैरह जो भरना रहता है, तो यहाँ पे क्या करता है कि कंपनियां कम से कम प्रतिधो के मार्ग के आधार पर अपनी विशेषतन रत्नी के प्राथमिक देती है या नहीं। यानी हम लोग जो है, अगर हम लोगों को दिस अप्रोच अज्यूम दैट द कंपनीज प्रायोरिटाइज द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ अ लीस्ट रेसिस्टेंस, internal financing is the first preference method of followed by the debt और external financial last resort। यानी जो लास्ट में हम लोग को रिपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके बीच में इंटरनली कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और कौन सा पैसा कहाँ पे लग रहा है। द कंपनी प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, यानी हमने एक प्लान करके रखा था, इतना पैसा कैपिटल में लगाएंगे। हाँ आज वो तीनों नहीं आए, तो हमको पहले देखना है कि आज पैसा कहाँ लगा था, कितना लगा था, क्यों लगा था, कैसे लगा था, इंटरनली चीजों को हम जो करेंगे वो हम लोग क्या कहलाएगा, हमारे लिए पिकिंग ऑर्डर थ्योरी कहलाएगा। इज दिस क्लियर? छोटी छोटी बातों पर कॉस्ट का ध्यान रखना कि बाबा अगर हमको फैन खरीदना है ऑफिस के लिए तो 2,000 वाला खरीदेंगे कि 1,800 का खरीदेंगे। कंपनी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जेस, वो वाला कुरियर वाला 20,000 ले रहा है, ये वाला 10,000 लेगा, तो ये छोटे मोटे कॉस्ट के बारे में ध्यान रखना। इट इज कॉल्ड द पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट?
ओके, तो चलिए आज का हमारा सेशन जो है आज यहीं पर एंड करेंगे। कल एक क्लास जो है फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर का एक मेरा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूरा प्रिपरेशन दे देंगे, एक आपका बैकअप पॉइंट भी हो जाएगा और ये चैप्टर आज एक यूनिट जो है हमारे यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड शेयर्स, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम पहले ऑलरेडी अच्छे से डीपली पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था ना कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उस पर आप फोकस दे दो तो आपके आने वाले चैप्टर आपको स्मूथ लगेंगे और इजी लगेंगे। अभी इन सब चीजों में से हमने 1/3 पार्ट तो पहले ही कर लिया था। अब हमारे पास क्या था, ये थ्योरेटिकल पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है, वी शुड हैव टू बी सॉल्व दैट काइंड ऑफ वर्क. So only that kind of much work we have to be finished over in this lecture. So we are already done or did it? Is this clear everyone? आज के नोट्स है उसको थोड़ा सा अल्टर करना है मुझे, और कल की जो पीडीएफ है मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रॉपरली, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है उसके अंदर लाइन जो है आगे पीछे आई है, सो उसके बिहाफ में मुझे थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर देना चाहिए और आपको सेंड करना चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो अच्छे से कर पाऊँ और दे पाऊँ, सो डोंट यू वरीड अबाउट दैट। आज की नोट जो है कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है एवरीवन? ओके, सो लेट वी फिनिश टुडेज लेक्चर ओवर हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रिपरेशन के साथ, जिसमें कल हम फिनिश करेंगे, नहीं कल कल 5 स्टार्ट नहीं होगी, कल 4 का जो है पूरा महा रिविजन कर लेंगे। शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, एक छोटे छोटे सा मीनिंग दे दूंगी, और उसके बाद ये कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थियोरी के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और बच गया है, वो हम आपको कल बता देंगे। उसके बिहाफ पे हम कल सॉल्व करके इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। परसों से हमारा जो है 5th स्टार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? WACC का मीनिंग लिख के रख लो, फुल फॉर्म भी पूछता है। IMF का मीनिंग लिख के रखो, BOP का लिख कर रखो, ठीक है। आप लोगों के मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे जा रहे हैं? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कविता कोई डाउट है? पूजा कहाँ गई? पूजा आज भी नहीं आई। पूजा कुमारी, आनंद जी और नदीम जी, कोई डाउट है? संजना, मोस्ट वेलकम डियर। ओके, सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय एवरीवन। ओके, कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड नाइट डियर, गुड नाइट, बाय।